वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 135 हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। अब तक बेला ने हंसते हुए कहा, ये लड़का कितना बदल गया है ना कार्तिक। बचपन में हर वक्त तुमसे लिपटे रहता और अब तुम्हें हक करने पर ही इसके गाल और नाक लाल हो गए। कार्तिक ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाते हुए हम कहा। उसकी नजर आदित्य की जाती हुई पीठ पर ही टिकी हुई थी। अब आगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों बैकयार्ड में जॉगिंग करने चले आए। आदित्य का चौपर वही लगा हुआ था। जाते वक्त बेला ने कई बार हाथ हिलाकर उसको बाय कहा और थोड़ी देर जॉगिंग करने के बाद वो दोनों वापस अपने रूम चले आए। उन्हें शावर लेना था और रॉकवे बिल्डिंग भी जाना था। आज वहां परितोष आने वाला था सबमिशन प्रोसीजर के लिए। रेडी होकर बेला और कार्तिक डाइनिंग एरिया में आए। ठंड की वजह उन दोनों ने लंबा और गर्म ओवरकोट पहन रखा था। रॉकी डाइनिंग एरिया में एक साइड खड़ा कार्तिक का इंतजार था। बेला ने पूछा, रॉकी, बाकी फैमिली मेंबर्स और गेस्ट्स अभी शिप पर ही है क्या? रॉकी ने जवाब में अदब के साथ कहा, नहीं मैडम, सुबह 8 बजे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए। हालांकि समय सर, वर्तिका मैम और आपकी दादी माँ यहाँ आ रही है। 2 मिनट पहले ही उन लोगों ने टेक ऑफ किया था। बेला ध्यान से रॉकी की बातें सुन रही थी। कार्तिक ने उसके लिए चेयर खींचा तो वो आराम से वहां बैठ गई। कल की पार्टी में जो लोग भी आए थे वो सब बेला और कार्तिक के बहुत क्लोज थे। उन्हें उन लोगों को फॉर्मली सी ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। बेला ने दोबारा पूछा, और रेयांश, अनुष्का और ईरा का क्या? वो तीनों कहाँ है? बेला के सवाल पर रॉकी बोला, रेयांश सर और अनुष्का मैम वेलेरिया आइलैंड गए हुए हैं। रेयांश सर ने कहा था अनुष्का मैम का बर्थडे वो दोनों वहीं सेलिब्रेट करेंगे। और ईरा मैम कहाँ गई है मुझे नहीं पता। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि चेयरमैन को उन्होंने पहले ही अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। रॉकी का जवाब सुनकर बेला ने सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखा जो उसके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। बेला ने पूछा, ईरा करती क्या है कार्तिक? उसका ऑक्यूपेशन क्या है? कार्तिक ने जवाब में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर बेला हक्की बक्की रह गई। उसने हैरत के साथ कार्तिक को देखा जो अब आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। बेला ने कहा, नो वे, ईरा वो नहीं हो सकती है। वो तो एक। कार्तिक ने बेला की बात काटते हुए कहा, वो वही है वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, पर वो ऐसा क्यों करेगी? कार्तिक ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। बेला ने सवालिया नजरों से रॉकी को देखा जो खुद कार्तिक की बातों की वजह से हैरान नजर आ रहा था। बेला ने धीरे से आह भरी और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। वेलेरिया आइलैंड। रॉकवेव आइलैंड के ईस्ट में स्थित वेलेरिया आइलैंड एक छोटा मगर बेहद ही खूबसूरत आइलैंड था। चारों तरफ मौजूद लंबे तार, खजूर और नारियल के पेड़ वहां की सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। आइलैंड के बीचों बीच एक शानदार मैंशन था जिसके नेम प्लेट पर बड़ी ही खूबसूरती से व्हाइटस्टोन मैंशन लिखा हुआ था। रेयांश अनुष्का को लेकर मैंशन के अंदर आया। मैंशन के आसपास कोई गार्ड नहीं था मगर आइलैंड के बॉर्डर्स पर अनगिनत गार्ड्स हाथ में लंबी गन लिए तैनात थे। वो सारे गार्ड्स रेयांश के पर्सनल गार्ड्स थे। अनुष्का ने इधर उधर देखते हुए पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं रेयांश? रेयांश के कदम रुक गए। उसने पलटकर अनुष्का को ऊपर से नीचे तक गहराई से देखा। मोटे और गर्म कपड़ों से लदी अनुष्का भी उसे बेहद ही आकर्षक लग रही थी। रेयांश ने अनुष्का को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। उसकी गर्म और गहरी सांसें अनुष्का अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर पा रही थी। रेयांश ने उसके चेहरे पर झुककर कहा, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्यों आए हैं मिसेज अनुष्का रेयांश कपूर? अनुष्का ने कोई जवाब दिया। वो रेयांश से नजरें चुराने लगी थी। रेयांश ने अनुष्का का चीन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो अनुष्का को मजबूरन उसकी आंखों में देखना पड़ा जहां उसे बेहद ही इंटेंस इमोशंस नजर आ रहे थे। रेयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फर्स्ट नाइट, वी विल लिव आवर फर्स्ट नाइट हियर। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का के गाल हल्के लाल हो गए। उन दोनों को साथ में रहते हुए 5 रात और 4 दिन हो चुका था मगर कड्डल और किस के अलावा उन दोनों के बीच और कुछ नहीं हुआ था। हालांकि ड्रग के साइड इफेक्ट्स की वजह से बीते दिनों कई बार अनुष्का के सेक्सुअल डिजायर्स उस पर हावी होने लगे थे मगर हर बार अनुष्का मेडिसिन लेकर खुद को शांत कर लिया करती थी जैसी अनुष्का को कंडीशन थी।
उसमें फिजिकल रिलेशन बनाना हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर का भी कारण हो सकता था। इसीलिए प्रतीक ने रेयांश को मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था। अनुष्का ने रेयांश के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कितने अजीब इंसान हो तुम रेयांश, ऐसी बेशर्मी भरी बातें करने वक्त भी तुम्हारे इस हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। क्या तुम भूल गए प्रतीक ने क्या कहा था, हमें अभी फिजिकल रिलेशन बनाना अवॉइड करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो मैं एक सेक्स एडिक्टिव लड़की बन जाऊं? अगर तुम मेरे करीब आए तो। रेयांश ने अनुष्का की बात बीच में काटते हुए कहा, अगर तुम सेक्स एडिक्टिव बन भी गई तो मैं तुम्हारी नीड्स फुलफिल करने के लिए तैयार रहूंगा, हर वक्त, हर जगह। और रही बात मेरे एक्सप्रेशंस की, तो मैं आज बेड पर तुम्हें अपने सारे एक्सप्रेशंस दिखाऊंगा। उसका लहजा धीमा और बेहद ही सेडिक्टिव था। अनुष्का को अपना चेहरा एकदम से जलता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें मीचते हुए जोर से मुट्ठी कस ली। रेयांश के नजरों की तपिश सह पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अचानक रेयांश का फोन रिंग होने लगा, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। रेयांश ने कॉलर आईडी चेक किया और फिर वो थोड़ा दूर जाकर कॉल अटेंड करने लगा, जिसे देखकर अनुष्का ने राहत की सांस ली। रॉकवेव सिटी। कार्तिक और बेला साथ में ही ऑफिस आए थे। कार्तिक को नीचे कुछ काम था, इसीलिए बेला ऊपर कार्तिक के केबिन में चली गई थी। कार्तिक गार्डन एरिया में आया, जहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने लंबा सफेद चोगा पहन रखा था। कार्तिक को देखते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में निष्ठावान भाव उमड़ आए। कार्तिक ने अपने बगल में खड़े तन्मय को उंगली के इशारे से जाने को कहा तो तन्मय वहां से चला। अब गार्डन एरिया में सिर्फ कार्तिक और वह बूढ़ा आदमी बचे थे। हालांकि वह आदमी बूढ़ा था, मगर उसका ऑरा काफी अलग और मजबूत था। बूढ़ा आदमी एकदम से एक घुटने के बल बैठ गया और सिर झुका कर कहा, मेरे मालिक, आपने जल्दीबाजी की। आपको इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया एक बार वहां आकर अपनी जांच करवा लीजिए। हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। पिछले 2.5 महीनों से हमारा आपसे कोई संपर्क भी नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ चले आए। हमें क्षमा कर दीजिए, मगर आपकी चिंता हमें यहाँ खींच लाई। मेरे मालिक, आप इस दृष्टा के लिए हमें जो दंड देंगे वो हमें मंजूर है। कार्तिक ने उसकी बातें सुनी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देख रहा था, जो उसके सामने किसी गुलाम की तरह सिर झुकाए हुए खड़ा था। आगे क्या होगा? कौन है वह बूढ़ा आदमी? कहां चलने की बात कर रहा था वह आदमी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 136 मेरी वजह से नहीं। अब गार्डन एरिया में सिर्फ कार्तिक और वह बूढ़ा आदमी बचे थे। हालांकि वह आदमी बूढ़ा था, मगर उसका ऑरा काफी अलग और मजबूत था। अब आगे। बूढ़ा आदमी एकदम से एक घुटने के बल बैठ गया और सिर झुका कर कहा, मेरे मालिक, आपने जल्दीबाजी की। आपको इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया एक बार वहां आकर अपनी जांच करवा लीजिए। हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। पिछले 2.5 महीनों से हमारा आपसे कोई संपर्क भी नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ चले आए। हमें क्षमा कर दीजिए, मगर आपकी चिंता हमें यहाँ खींच लाए। मेरे मालिक, आप इस दृष्टा के लिए हमें जो दंड देंगे वो हमें मंजूर है। कार्तिक ने उसकी बातें सुनी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देख रहा था, जो उसके सामने किसी गुलाम की तरह सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। बूढ़े आदमी ने धीरे से सर उठाकर कार्तिक को देखा। उसे कार्तिक की खामोशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे मालिक, आप चुप क्यों हो? आपकी खामोशी हमें खल रही है। कुछ तो बोलिए मेरे मालिक, आपकी आवाज सुने हमें 2.5 महीने हो गए हैं। अपने इस सेवक को इस तरह मत तड़पाए। गलती की है हमने, आपके मना करने के बावजूद हम यहाँ आए, मगर हम क्या करते? आपकी चिंता हमें यहाँ खींच लाए। हमें पहली और आखिरी बार क्षमा कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, यहाँ हमारी मौजूदगी के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। कार्तिक ने बूढ़े आदमी को देखते हुए अपने होठों के बीच सिगार दबाया और फिर आराम से सिगार जलाया। उसे कुछ बोलने या करने की जल्दी नहीं थी। कार्तिक ने आराम से सिगार कस भरते हुए कहा, मैं 5 दिन बाद वहां आऊंगा, मगर किसी जांच के लिए नहीं। मुझे वो आखिरी पड़ाव पार करना है, इसीलिए मैं वहां आऊंगा। सारी तैयारियां करवा लेना।
कार्तिक की बात सुनकर पहले बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हुआ और फिर जल्दी ही उसकी कंफ्यूजन हैरानी में बदल गई। बूढ़े आदमी ने अविश्वास भरी नजरों से कार्तिक को देखा। मेरे मालिक, ये खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। आप पहले ही एक बार जल्दीबाजी कर चुके हो। आमतौर पर लोग 25 साल लगा देते हैं इस एक प्रक्रिया के लिए, मगर आप 13 सालों में ही वापस आ गए और अब आप आखिरी पड़ाव खत्म करना चाहते हो। ये बहुत खतरनाक है मेरे मालिक, आपको ये नहीं करना चाहिए। इससे बात आपके जान पर। कार्तिक ने उस बूढ़े आदमी की बात बीच में काटते हुए कठोरता से कहा, जितना कहूँ सिर्फ उतना किया करो रघुनाथ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और बगावत का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिससे तुम्हारे मरे हुए पूर्वजों की भी रूह कांप जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर बूढ़े ने तुरंत सिर उठाकर हैरानी और हताश नजरों से कार्तिक को देखा। उस बूढ़े का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ ने कहा, मेरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे बगावत करने की सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। आपका सेवक हमेशा आपके लिए वफादार रहेगा। अनुबंध किया है आपके साथ हमने। आपसे बगावत करना अपने पूर्वजों को गाली देने जैसा है हमारे लिए। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। च 610 सम कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। सिगार खत्म करने के बाद उसने उंगली के इशारे से बूढ़े रघुनाथ को वहां से जाने को कहा तो रघुनाथ वहां से उठकर झाड़ियों की तरफ चला गया और पलक झपकते ही उन्हीं झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। उसी वक्त 20 लोग रॉकवेव सिटी के ऊपर एक साथ आसमान की ऊंचाइयों में अपने अपने ड्रैगन पर बैठे हुए थे। उन सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो सब एकटक सामने मौजूद 100 मंजिला इमारत को देख रहे थे, जिसके टॉप पर बड़े बड़े साफ अक्षरों में रॉकवेव बिल्डिंग लिखा हुआ था। भूरे ड्रैगन पर बैठा एक आदमी बोला, सम्राट, ये वही कार्यालय है जहां रॉकवेव से जुड़े जरूरी काम होते हैं और बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। चेयरमैन भी अधिकतर वक्त यही रहते हैं। सम्राट यानी परितोष ने रॉकवेव बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। काफी भव्य इमारत है ये तो। इसकी नींव कैसे रखी गई होगी जो ये बगैर हिले डुले एक जगह इतनी शांति से खड़ा है? अद्भुत। इसे बनाने वाले की सराहना करनी होगी हमें। ज्ञानेश्वर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने सम्राट, क्या नजारा है यहाँ का। प्राकृत और तकनीक का ऐसा संगम हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। और किसी आइलैंड पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करना साधारण बात नहीं है। ये रॉकवेव और यहाँ का चेयरमैन हमारे सोच से कई गुना ज्यादा आगे है। ज्ञानेश्वर ही नहीं, खुद परितोष और उसके गुट के सभी लोग रॉकवेव सिटी में मौजूद लंबी लंबी बिल्डिंग्स और स्काईस्क्रेपर देख हैरान थे। हालांकि उन लोगों के लिए बड़ी बिल्डिंग और स्काईस्क्रेपर कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही वो लोग दुनिया से दूर अपने आइलैंड पर आइसोलेटेड रहा करते थे, मगर उन्हें इतना जरूर पता था, बाहर की दुनिया बहुत विकसित है। लंबी लंबी बिल्डिंग और स्काईस्क्रेपर उनकी नजरों में ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु नहीं थी। वो लोग हैरान तो इसीलिए थे क्योंकि ये सारे स्काईस्क्रेपर्स और लंबी बिल्डिंग एक आइलैंड पर बनाई गई थी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। इसी चीज से पता चलता था रॉकवेव टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे थी। भूरी ड्रैगन पर बैठा आदमी, जो कि परितोष का पर्सनल जासूस था, उसने अपने गुट के लोगों का रिएक्शन देखा। हल्की मुस्कान ने उसके होठों पर जगह बना ली थी। सम्राट, यहाँ जितने भी इमारतें हैं, इनमें से आधा से ज्यादा तो मैडम रिचर्ड ने ही डिजाइन किया है। इस कार्यालय का ऊपरी हिस्सा भी मैडम रिचर्ड ने ही डिजाइन किया है। जासूस की बात सुनकर परितोष ने धीरे से आह भरी, काश काश मैडम रिचर्ड अपनी जिम्मेदारियां समझती तो आज हमें ऐसा दिन ना देखना पड़ता और ना ही एक मामूली इंसान के सामने झुकना पड़ता। परितोष की बात सुनकर उसके गुट में सन्नाटा पसर गया। जाहिर था वो लोग सबमिशन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा था।
ज्ञानेश्वर ने परितोष को दिलासा देते हुए कहा, ये उतना भी बुरा नहीं है सम्राट। कम से कम हम जिसके सामने झुकने जा रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारी एक्वेरिले से संबंधित है। वैसे भी जिस दिन देवता हमें लेने आएंगे उस दिन चेयरमैन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में एक्वेरिले को हमारे साथ ही जाना होगा। फिलहाल हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम पर्ल्स आइलैंड को अपने रास्ते से कैसे हटाएं। देवता के आने से पहले हमें उनकी नजरों में खुद को साबित करना होगा, वरना हमारी जगह पर्ल्स आइलैंड वाले ले लेंगे। ज्ञानेश्वर की बात सुनकर परितोष के चेहरे पर गहरे और गंभीर भाव उमड़ आए। युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा ज्ञानेश्वर। हम अपनी जगह किसी को भी नहीं लेने देंगे, खासकर उस पर्ल्स आइलैंड के धोखेबाज लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, मगर इससे पहले हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। वो भी जल्द से जल्द। एक्वेरिले ने जन्म ले लिया है, जल्दी ही देवता उन्हें लेने यहाँ आएंगे। हमें जल्द से जल्द पर्ल्स आइलैंड का किस्सा खत्म करना होगा ताकि हम आराम से घर वापस जा सके। ये इंसानों की बस्ती हमारे लिए नहीं बनी है। परितोष की बात सुनकर उसके जुट में सभी जोश से भर गए। उन लोगों की आंखों में अलग तरह की चमक और दृढ़ता नजर आ रही थी, जो भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रही थी। बड़े गुरुजी। अचानक परितोष के मुंह निकला शब्द सुनकर ज्ञानेश्वर हक्का बक्का रह गया। ज्ञानेश्वर ने सवालिया नजरों से परितोष की तरफ देखा, जो अपने माथे पर शिकन की लकीरें लिए नीचे देख रहा था। ज्ञानेश्वर ने परितोष के नजरों का पीछा किया। सम्राट, आपने अचानक रघुनाथ भाई का जिक्र क्यों किया? वो तो सालों पहले मर चुके हैं। उस सार्थक की वजह से खो दिया हमने उन्हें। परितोष ने जवाब में उलझन भरे भाव के साथ कहा, पता नहीं ज्ञानेश्वर, अचानक हमारी नजर नीचे गई तो हमें बड़े गुरुजी जैसे कोई दिखा, मगर अब वो वहां नहीं है। शायद कोई भ्रम हो गया था हमें। इस चेयरमैन ने दिमाग खराब कर रखा है हमारा। अब तो कुछ भी दिख रहा है हमें। परितोष की बात सुनकर ज्ञानेश्वर ने ठंडी आह भरी। थोड़ी देर बाद उन लोगों का ड्रैगन एक साथ एक बड़े से ग्राउंड में उतारा, जो रॉकवेव बिल्डिंग के पीछे स्थित था। रॉकवेव की तरफ से उनका वेलकम करने के लिए बिन और तन्मय वहां खड़े थे। बाकी सब वहां गार्ड्स और विंग वॉरियर्स ही थे। एक एक कर सब अपने ड्रैगन से नीचे उतरे। उन सभी ने पतला और लंबा सफेद चोगा पहन रखा था, मानो उनके ऊपर ठंड का कोई असर ही ना होता हो। बिन ने धीमे स्वर में कहा, इन लोगों के पास तो सच में ड्रैगन है। तन्मय ने अपना सिर हिलाते हुए में कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था चीफ, इन लोगों के पास असली ड्रैगन है, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब अपनी आंखों से देखिए। पर इन लोगों के पास असली ड्रैगन आया कहां से? ये लोग धरती से ही है ना? जहां तक मैं जानता हूँ ड्रैगन बस एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा है, मगर यहाँ इन लोगों के पास सच में ड्रैगन है। क्या ये ड्रैगन आग भी उगलते हैं? क्या पता, अब तक मैंने इनमें से किसी ड्रैगन को आग उगलते हुए देखा तो नहीं है, पर कहीं उगलते भी हो। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ खैर, छोड़ो इन बातों को, चलो इनका स्वागत कर ले थोड़ा। बिन की बात सुनकर तन्मय ने हल्का हंसकर सिर हिलाया, फिर वो दोनों परितोष के गुट की तरफ बढ़ने लगे। चेयरमैन कैबिन। कार्तिक अपना ओवरकोट उतारते हुए अंदर आया। बेला ग्लास वॉल के पास खड़ी थी। कदमों की आहट महसूस कर बेला ने सर घुमाकर एक नजर कार्तिक को देखा और फिर वो दोबारा बाहर देखने लगी। कार्तिक ने अपना ओवरकोट चेयर पर टांगा और कदम बेला की तरफ बढ़ा दिया, जो कुछ सोचते हुए नीचे देख रही थी। कार्तिक ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका दोनों हाथ बेला के पेट पर आ चुका था। वहां से वो दोनों नीचे आए परितोष के गुट को साफ साफ देख पा रहे थे। कार्तिक ने बेला के गाल से गाल टिकाते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम वाइफी? उस हेलुसिनेशन के बारे में? बेला ने जवाब में कहा, नहीं, मैं अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक अच्छी आर्मामेंट इंजीनियर की टीम चाहिए। काम स्टार्ट करना है मुझे यहाँ। नॉर्मल मार्केट के लिए शेडाउ स्ट्राइक 2 वो काफी है, मगर यहाँ के लिए मुझे कुछ अलग बनना है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो अनस्टॉपेबल हो, जिसकी रेंज धरती के 2 चक्कर लगाने में कामयाब हो। कार्तिक ने बेला की बातें सुनी। वैसे तो अब तक ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम बना नहीं था, मगर कार्तिक को यकीन था उसकी वाइफी ये आराम से कर लेगी। बेला की वेपन डिजाइनिंग और डेवलपिंग एक्सपर्टिन जैसी थी।
जैसे मानो उसका जन्म ही वेपन डिजाइन करने के लिए हुआ हो। कार्तिक ने बेला के गाल पर किस करके कहा, तुम्हारे पुराने सबॉर्डिनेट्स वापस आ चुके हैं। Soon they will all join you for this project। कार्तिक की बात सुनकर बेला हल्का मुस्कुरा दी। वो खुश थी इस बात से कि उसके पुराने सबॉर्डिनेट्स उसे इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगे, वरना नई टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने में उसका टाइम वेस्ट हो जाता। बेला ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद पूछा, वो बूढ़ा आदमी कौन था कार्तिक, जो गार्डन एरिया में तुम्हारे साथ था? आज से पहले मैंने उसे कभी तुम्हारे आसपास नहीं देखा है। उसकी हरकतें भी बड़ी अजीब थी। इस उम्र में भी वह आदमी किसी गुलाम की तरह एक्ट कर रहा था। कार्तिक ने बेला ने अपना होठ रब करते हुए कहा, गुलाम की तरह ही एक्ट करते हैं वाइफी। कार्तिक का जवाब बेला को अजीब लगा। उसने ऊपर से रघुनाथ और कार्तिक का इंटरेक्शन देखा था, जो उसे पहले ही बहुत ज्यादा अजीब लगा था, और अब कार्तिक की बातें। मॉम डैड, आपको पता है आज हमारे एक नौकर को सांप ने काट लिया और वो नौकर उसी वक्त मर गया। 2 सेकंड में भी नहीं लगा उसे मरने में। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। डॉक्टर माइकल ने उसकी जांच की और कहा, उस नौकर को जिस सांप ने काटा था उसका जहर लूनाफॉस्ट पॉइजन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अचानक आई जानी पहचानी आवाज सुनकर कार्तिक और बेला ने एक साथ पलटकर पीछे देखा, जहां समय खड़ा था और अपनी पलकें तेजी से झपकाते हुए हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। बेला थोड़ी असहज हो गई। उसने कार्तिक के बाहों से निकलने की कोशिश की। वो अपने बेटे के सामने ऐसी किसी कंडीशन में नहीं रहना चाहती थी जो उसे एम्बारेस, हालांकि कार्तिक ने उसे नहीं छोड़ा, जिसे देखकर समय की आंखें सिकुड़ गई। समय ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, क्या आप मेरी मॉम को छोड़ोगे? वो परेशान हो रही है। समय की बात सुनकर कार्तिक की आंखें उस पर ठंडी हो। वैसे तो समय को कार्तिक से थोड़ा डर लगता था, मगर फिलहाल कार्तिक का यूं बेला के करीब रहना ना जाने क्यों उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो खुद बेला के पास रहना चाहता था। वो उसकी जगह थी। कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी वाइफी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हो रही है। जाओ यहाँ से, जाकर घर पर खेलो। कार्तिक की बात सुनकर समय उसे नाखुश नजरों से बुरी तरह घूरने लगा। हम कोई बच्चे नहीं है जो पूरे दिन घर पर खेलते रहे। वैसे भी हम यहाँ मॉम से मिलने आए हैं, आपसे नहीं। बेहरत होगा आप हमारे बीच में ना आए। बीच में? कार्तिक ने समय के आखिरी शब्दों को दोहराया और उसे बेहद ही ठंडेपन से घूरा। बीच में ये लड़का आ रहा, उसके और उसकी वाइफी के और उसे ही बीच में ना आने को बोल रहा था। आगे क्या होगा? कौन है रघुनाथ? किस देवता का जिक्र कर रहा था? ज्ञानेश्वर? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।